अच्छा बेटा, तो ये हमारा पेपर है अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट 22। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं पहले। बोट्सवाना यूजेस बोथ कैपिटल एंड लेबर इन इट्स डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री। The country had an average economic growth rate of 3.8% between 2015 and 2019 compared to a global average of 2.8%। कहता है कि पूरी दुनिया में 2.8% से ग्रोथ आई है, जबकि बोट्सवाना अलोन में कितनी आई है? 3.8%। कितनी आई है भाई? 3.8%, जो कि दुनिया के लिहाज से काफी ज्यादा। Over this period, the country experienced low inflation rate and a move away from protectionism and towards free international trade। कहता है कि भाई अपन लोग फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा चुके हैं। एक सेकंड यार। कहता है कि हम लोग फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा चुके हैं, और जी ये हमारे पास कहानियां चल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है बेटा, पार्ट ए, डिफाइन विद एन एग्जांपल कैपिटल गुड। यार आप लोगों को कैपिटल गुड की डेफिनेशन नहीं आती। Capital good is the money invested in the business. Capital good is is something that is used to produce good। अरे भाई क्या कर रहे हो? Capital good are the man-made resources which are invested in the business to produce further goods and services। ये इसकी डेफिनेशन। तो ये एग्जाम्पल मशीन, ये डेफिनेशन। आप लोग पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, उल्टी पुल्टी चीजें लिख रहे हो अपने आंसर में। जी जो पूरा स्टेटमेंट है उसका कुछ कमेंट नहीं करना है। बेटा मर्जी है, करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई मसले वाली नहीं। ठीक है, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। इन योर आंसर यू मे रेफर टू दिस मटीरियल। मे रेफर का मतलब करना चाहते हो तो कर लो। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ लो इन्फ्लेशन रेट मे इंक्रीज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ये एक बड़ा मसला है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो पार्ट बी है उसको लिस्ट फॉर्म में कर रहे हो। क्यों लिस्ट फॉर्म में कर रहे हो? आप लिख रहे हैं जी ये हुआ डॉट डॉट, चलो भाई आंसर स्टार्ट, फिर ये हुआ डॉट डॉट आंसर स्टार्ट। क्या है कि पहली बार पेपर दे रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? भाई लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन का बेनिफिट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए? पहला बेनिफिट आपके पास सिंपल क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ये पूरी चेन एक्सप्लेन कर दो भाई। आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जैसे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने की वजह से ओवरऑल हमारे मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगा। पहला बेनिफिट आ गया, सिंपल सा। लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन का दूसरा बेनिफिट आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से आपके पास मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है, लोग आपके मुल्क में स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेनिफिट बताओ। तीसरा बेनिफिट आप क्या लिख सकते हो कि बेटा जब एडी से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए क्या पैदा होगा? टैक्स रेवेन्यू। दो पूछे ना, मैंने तीन बता दिए, दो लिख ले कुछ। ये क्या कोई मुश्किल का सवाल था यार? आगे बढ़े। Analyze how a government could reduce protectionism and move towards free international trade। How a government could reduce protectionism। बेटा प्रोटेक्शनिज्म की मैंने आपको तीन चार किस्में बताई हुई है। आपको बताया था टैरिफ, ठीक है, ये पहला हो गया। आपको बताया हुआ कोटा, तीसरा एम्बार्गो, चौथा सब्सिडी। ठीक है, ये चार पांच, चलो एक और भी बताया हुआ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पांच चीजें बताएंगी प्रोटेक्शनिज्म: टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी, सॉरी डी वैल्यूएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन है डी वैल्यूएशन। ठीक है भाई, डी वैल्यूएशन। अव्वल तो आप इसके अंदर दो से तीन बताए, बहुत है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपने बताना है व्हाट प्रोटेक्शनिज्म इज। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट्स to make imported good appear expensive, and objective here of the government is to switch domestic consumption from imported goods to domestically manufactured goods। ये आपके पास सिंपल सी इंट्रोडक्शन का पारा। बेटा प्रोटेक्शनिज्म को रिड्यूस करना है, टैरिफ को क्या करें? कम कर दो। आप टैरिफ से प्रोटेक्शनिज्म से उठ के फ्री ट्रेड पे जा रहे हो ना, टैरिफ कम कर दो। समझे बात को? एम्बार्गो को क्या करें? हटा दें। कोटा को क्या करें? कम कर दें। एक चीज में आप लोग पंगा कर रहे थे, वो था सब्सिडी। आप लोग क्या लिख रहे थे? आधा अपना पेपर ले लीजिएगा। आप लोग लिख रहे थे कि आप सब्सिडी को बढ़ा दें। भाई सब्सिडी को बढ़ाएंगे तो बेटा दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। जो चीज प्रोटेक्शनिज्म लाती है हमने उसका उलट करना है।
अगर सब्सिडी देना इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और यहाँ पर आप प्रोटेक्शनिज्म कम कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सब्सिडी कम कर देनी चाहिए, समझे, सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता कम करें, इवेंचुअली हटा दें। तो फिर आप जो प्रोटेक्शनिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म छोड़ के कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री ट्रेड पे जाना स्टार्ट। समझ में आती है बात बेटा? ऑनलाइन कोई इशू तो नहीं है? माइक वगैरह बंद करो यार, माइक नहीं खोला करो भाई, पराया मतलब। कुछ पूछना है इसके अंदर? देनी ही चाहिए ना बेटा। देखो सब्सिडी जब लोकल फर्म को मिलेगी तो उससे उसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग इंपोर्ट को छोड़ के डोमेस्टिक पे आना स्टार्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्शनिज्म ही है। रास्ता तो बदल गया ना आपका। डैम्पनिंग पॉलिसी याद है, स्विचिंग पॉलिसी सॉरी, वो कहानी। डिस्कस वेदर और नॉट अ कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम डायमंड माइनिंग। अच्छा भाई, कहता है यार एक बात बताएं, क्या आप डायमंड माइनिंग से बेनिफिट करेंगे या नहीं करेंगे? आपने तीन बेनिफिट्स तीन ड्रॉबैक्स बता देने। अच्छा चलो मैं बेनिफिट्स को यहाँ पे गिनना स्टार्ट करता हूँ, पॉइंटर्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपके पास चल रहा है, डिस्कस वेदर और नॉट कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम डायमंड माइनिंग। पॉजिटिव्स की बात करते हैं पहले। देखो सिंपल रखो, हमारी नहल आई भी है ऑनलाइन क्लास में, नहल आई भी है। नहल आपके आंसर्स बहुत ज्यादा लेंदी थे, आंसर्स ठीक थे बट एक्सट्रीम लेंदी। सही है, लेंदी ना करें अपने आंसर्स को, पॉइंट टू पॉइंट बात किया करें। आपको वैसे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट सिंपल रखो आंसर को। देखो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, तुम लोगों ने एग्जामिनर को कुछ प्रूफ नहीं करना, तुम लोगों ने जाना है, स्टार उठाना है, वापस आ जाना है। सिंपल रखिए अपने आंसर। पहली बात क्या है कि जब डायमंड माइनिंग आपके पास बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, आपके जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, आपके पास क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या है कि बेटा आप शायद आगे जाके एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करो, जिससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में जाना स्टार्ट हो जाए। चार बातें बता दी, कोई सी भी तीन बता दे, कोई आपने लंबी चौड़ी कहानी नहीं देनी है, हर पॉइंट का सेपरेट पैराग्राफ बनेगा। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई खत्म, आंसर पूरा हो गया, ऐसे नहीं लिखेंगे आप बोलेंगे कि जब कंट्री अपनी रिसोर्सेज को डायमंड माइनिंग की तरफ डाइवर्ट करेगी तो आपके पास नई नई माइंस आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होंगी, आपके मुल्क में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, हो सकता है कि बाहर से भी इन्वेस्टर आना स्टार्ट हो। जब वो माइंस के अंदर ड्रिलिंग करेंगे दे विल रिक्वायर लेबर फॉर सच पर्पसेस, उसकी वजह से आपके मुल्क में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट होना स्टार्ट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट होना स्टार्ट होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। खत्म। जीडीपी पे आओ, आपके पास जब इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, फॉर एग्जांपल एफडीआई आ गई, या फिर आपने लोकल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, दिस विल गिव राइज टू बिजनेस एक्टिविटी, एज अ रिजल्ट मोर पीपल विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, गिविंग राइज टू इकोनॉमी। आगे आओ, इकोनॉमिक ग्रोथ इसी तरह बताना है, एक्सपोर्ट इसी तरह बताना है। समझ में आती है बात, क्लियर है आंसर? अच्छा अगर देखो इसके अंदर मुझे कोई सूटेबल डायग्राम नजर नहीं आता, ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं। बनाना चाहते हैं पीपीसी को बढ़ा के दिखा सकते, पोटेंशियल को बढ़ा के दिखा सकते, समझे बात को, वरना इसमें एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। आगे आए, ड्रॉबैक्स बेटा। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, पोल्यूशन यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है? दूसरा, ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास होता है नेचुरल रिजर्व, ठीक है? नेचुरल रिजर्व का मतलब है कभी ना कभी तो खत्म होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कभी ना कभी जाके इसके मामला जो है वो घुटना शुरू हो जाएंगे। और आप क्या लिख सकते हैं भाई इसके अलावा, बेटा ऑयल डायमंड ड्रिलिंग ये कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से बिलोंग करता है, प्राइमरी। प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि लोग अभी तक वही जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उनके कोई इफेक्ट नहीं आया, और वो बेसिक तरह से जिंदगी अपनी बस नेसेसिटीज पूरी कर रहे हैं, बॉन्ड की तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है? प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और आप लोग क्या लिख सकते हो भाई यहाँ पे, कैसे वेज रेट हाई होगी, रिस्की, हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन कर, समझ में आती है बात?
तो बेटा वही बात है ना कि आपने कहीं ना कहीं बंड मारा होगा, आप अपनी एनालिसिस सही नहीं कर रहे हो। समझे बेटा बात को, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। सेट है। बढ़ते हैं जरा आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बड़ी कोई मुझे सुभान अल्लाह वाली डेफिनेशन मिली, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच इज फिक्स। तो बेटा ये डेफिनेशन लिखने वाली केस पढ़े। In 2020, some firms in Suriname, a South American country, stopped production. This was because the firms could not cover their variable costs as well as some of their fixed costs. The reduction in the country's output resulted in a rise in its unemployment rate. The government used supply-side policy measures to reduce unemployment. In 2021, the number of firms in some markets fell again, but this time it was when output was rising. कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आपके पास रिड्यूस करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी को लगाया गया, बट इन 2021 the number of firms in some markets fell again, but this time it was because of output rising. कहता है कि हमारे पास आउटपुट बढ़ने के वो थे जिसकी वजह से दुकानें बंद होना स्टार्ट हो गई। डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट विद एन एग्जांपल। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच इज कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल रेंट, फॉर एग्जांपल सैलरीज, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। आप लोगों को नोट्स में पीछे ग्लॉसरी दी हुई है जहां पे सिर्फ डेफिनेशंस है, भाई उनको याद कर। आगे आए। एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये साला यहाँ पे फिर जो वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों लिख रहे हो यहाँ पे। मैंने ये बताया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या बताया, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, सीजनल, फ्रिक्शनल, और अपना क्या था स्ट्रक्चरल और रेजिजुअल, ये बताया है ना। तो भाई तो ये बताओ ना, ये क्या है, ये अपना वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या तरीका है लिखने का आंसर। और उसके अंदर भी आप लोग वही है, पहले हेडिंग डाल रहे हैं फिर आंसर लिख के दे रहे हैं। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं करो। टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई सी भी दो आपने बतानी, स्ट्रक्चरल बता दें, फ्रिक्शनल बता दें। और आप लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन की वजह से आती है। बेटा रिसेशन की वजह से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, स्ट्रक्चरल नहीं आती। रिसेशन, ग्रोथ बूम, रिसेशन स्लम्प, ये कहानी चलती है। मैंने क्या बताया था, जब भी इकोनॉमिक लाइफ साइकिल की वजह से आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आती है, यानी कि आप बूम से रिसेशन की तरफ जाते हो, आप साइकिल पे घूम रहे हो ना, ये है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्ट्रक्चरल नहीं। समझे बात को, डेफिनेशन को करेक्ट करें। एनालाइज हाउ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स कुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप बेटा यहाँ पर सब्सिडी की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है। डायग्राम रेकमेंडेड होती 6 मार्क में, अगेन वही अनटिल अनलेस आस्क्ड फॉर, यहाँ पे नहीं मांगी हुई तो बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना चाहते हो तो बना दो, बट करेक्ट बनाना, गलत मत बनाना। समझे, कर देता हूँ। सर रिपीट कर दें एक दफा ये बेटा, पहले तो अगर आपने सही नाम से आओ। और कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं रिपीट करने का। सप्लाई साइड। देख बेटा, जब आप इसको इस तरह बताएंगे कि जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास ओवरऑल सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो उससे आपका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, तो लेबर आपका चीप हो जाएगा। जब लेबर आपका चीप हो जाएगा तो ओवरऑल ज्यादा लोग आपके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए आना स्टार्ट होंगे, और हमारा जो वर्कर है वो अट्रैक्टिव नजर आना शुरू हो जाएगा अपने प्रोड्यूसर को, जिससे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में कम होना स्टार्ट। ठीक है बेटा, ये प्रूफ कौन है, सही नाम से आ जाओ। कैसे कैसे नाम रखते हो यार तुम लोग। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। जहरी, शाबाश भाई, सही पूरा नाम रखा है अपने हिसाब से। बताओ कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। मैं नहीं हूँ ये सर। अच्छा तो भाई बता दो कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं।
बेटा ये जो भी है मैं क्लास से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। देखो ये ड्रामेबाजियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी, डिस्कस वेदर और नॉट हैविंग फ्यूअर फर्म्स इन अ मार्केट विल बेनिफिट कंज्यूमर्स। इस क्वेश्चन में भी बड़े भड़ मारे हैं भाई आप लोगों ने। फ्यूअर फर्म्स का मतलब ही नहीं आप लोगों को समझ आ रहा था कि व्हाट इज अ फ्यूअर फर्म, इसका भी जो है ना वो आप लोगों को टेंशन हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जब फ्यूअर फर्म्स की आपके पास बात होती है ना तो पहले तो आपने पॉजिटिव्स क्या बताने। पॉजिटिव सबसे पहले ये है क्वालिटी आपको अच्छी मिल सकती है। सेकंड कि यार कंज्यूमर का टाइम बचेगा, टाइम सेव। ये कंज्यूमर को बार बार आगे पीछे धक्के नहीं काटने पड़ेगी, बस वो एक ही जगह से एक आध जगह से जाके अपना माल पूरा करेगा, काम उसका पूरा हो जाएगा। अच्छा अगर तो जिन फ्यूअर फर्म्स की अगर तो जिन फ्यूअर फर्म्स की वो बात कर रहा है वो एक मोनोपोली, ठीक है, या एक लार्ज फर्म है। देखो उसने फ्यू फर्म बोला है, उसने ये नहीं बोला स्मॉल फर्म, समझे, उसने फ्यू फर्म बोला है। तो अगर तो एक ऐसी फर्म की बात कर रहा है जो एक लार्ज फर्म है, तो लार्ज फर्म का मतलब क्या है कि उसको बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलेगा, उससे कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो ओवरऑल कंज्यूमर के लिए प्राइसेस भी कम हो रही होंगी। हाउएवर मोनोपोली क्रिएट कर सकता है भाई, लेस चॉइस फॉर कंज्यूमर्स और inelastic demand due to less availability of substitutes and वो inelastic में यहाँ बता रहे हैं ना कि वो प्राइस बढ़ा सकते हैं, समझे। कैसे लिखोगे इलास्टिक सप्लाई, ये आपने किया हुआ ना, गलत किया हुआ ना आपने, ये नहीं आएगा इलास्टिक। समझ गए बात को, क्लियर है कहानी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अच्छा अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, in the US the supply of meat from emus a large bird is price elastic। पता नहीं भाई कौन सी चिड़िया है ये, is price elastic। Recently US farmers have switched to keeping other livestock and growing crops that change their demand for labor। US farmers are influenced by the subsidies the government provides for the production of selected food items। Some people are reluctant to become farm workers as the things standard of living are low in rural areas। कहते हैं कि यार हो सकता है कई लोग जो है फार्म वर्कर ना बने, बोले कि यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है तो कुछ लोग रिलक्टेंट। क्या मतलब होता है रिलक्टेंट का भाई, नॉट विलिंग, ठीक है। डिफाइन इलास्टिक सप्लाई, इसमें कोई टेंशन है यार, ये भी गलत लिख रहे हो, पीईएस में डेफिनेशन लिख के दे रहे हो। इलास्टिक सप्लाई की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस which can occur due to for example less due to high availability of raw material, ठीक है। when a producer is producing non perishable good। अब अगेन वही ये मैंने वर्कशॉप में भी 50 मरतबा बताई है, मैंने क्लास में भी 50 मरतबा बताई है, लिंक मत करना पीईडी और पीईएस को। फिर वही आप लोग कर रहे हो, लो सब्स्टिट्यूट्स हाई सब्स्टिट्यूट्स। अबे भाई सब्स्टिट्यूट्स कहाँ से आ गए पीईएस में, मैंने बोला कभी पीईएस के चैप्टर में ये बात, तो फिर लेस देन वन, बिकॉज नहीं ना बेटा, जो डेफिनेशन है वही देखो, डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर, डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करें बेटा। पार्ट भी तो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, अभी मैंने करवाया नहीं। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई अ गवर्नमेंट में सब्सिडाइज फूड प्रोडक्शन। टू रीजन बताएं कि सब्सिडीज क्यों मिलनी चाहिए फूड प्रोडक्शन को। पहला रीजन तो बड़ा सिंपल है कि नेसेसिटी गुड है, नेसेसिटी गुड है तो हमें उसकी प्राइसेस कम करनी है, ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात नो लोअर कॉस्ट के अंदर ये आ गया। सेकंड बात एक्सपोर्ट्स करने के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए,
ठीक है, दो बातें बतानी है, एक्सप्लेन करनी, आइडेंटिफाई नहीं करना। आप लोग आइडेंटिफाई को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन को आइडेंटिफाई कर रहे हो, गलत है, बचो इससे। एनालाइज व्हाट इन्फ्लुएंसेस अ फार्मर्स डिमांड फॉर लेबर। बेटा आप लोगों को लेबर मार्केट नहीं पढ़ाया था? लेबर मार्केट में आपको इतने सारे फैक्टर्स, वेज एंड नॉन वेज फैक्टर्स बताए थे जो लेबर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल बात, आप वेज लिख दो ना यार। वेज बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी, वेज कम होगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, सिंपल। सेकंड बात, सब्स्टिट्यूट्स। यहां पर जिन सब्स्टिट्यूट की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? कैपिटल। लेबर वर्सेस कैपिटल। प्रोडक्टिविटी को देखें, डिमांड फॉर क्रॉप्स। मैंने आपको बताया ना कि लेबर की डिमांड क्या होती है? ड्राइव डिमांड होती है। अगर क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वी हैव टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। जब ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने जाएंगे तो ज्यादा लेबर चाहिए होगा, ज्यादा लेबर चाहिए होगा तो ज्यादा वो चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आती है बात? हाँ बोलो कि फार्मर जो है वो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा लेबर चाहिए, समझे बात को? तो उसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर आपकी बढ़ेगी। समझ गए? डिस्कस वेदर और नॉट पीपल लिविंग इन सिटीज हैव अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड देन दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो बेटा सिटीज में रहने की अच्छाइयां और सिटी में रहने की बुराइयां, सिंपल सा आंसर। आप लोग शहर में रहते हो, कराची में रहते हो, जो और बच्चे कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, अपने बड़े बड़े शहरों में रहते हैं सारे। तो यहाँ पर क्या क्या सहूलियात है? पहली सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले सहूलत क्या आ गई आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी सहूलत हेल्थ केयर। तीसरी सहूलत एजुकेशन। चौथी सहूलत सैनिटेशन, जो पाकिस्तान में तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, बट जनरल एक बात अगर करें तो चौथी सहूलत सैनिटेशन। फिर क्या? एजुकेशन हो गया, और हर चीज अवेलेबल आपको है, इंडस्ट्रीज हैं, जॉब्स हैं, इनकम अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर, और रूरल एरिया के मुकाबले में सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, फैक्ट्रीज हैं, फूड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्राइम रेट कम है। ये जनरल सी बात है ना यार, अब इसके अंदर तो आप लोग की गलती करने का कोई चांस ही नहीं। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग से देखो। अब तक हमने जितनी बातें की है ना, सिवाय डेफिनेशन की कोई रटी रटाई चीज नहीं है। सही है। हाउएवर ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स की बात करें तो बेटा गांव में पोल्यूशन नहीं है, शहर में पोल्यूशन बहुत है। सही, टीटी का बहुत है। गांव में फ्रॉड नहीं होता, शहर में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके पास। समझे बात को? और बताओ। गांव के लोग लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो होता है बेटा। अभी तो हम लोग पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। हम्म, बेटा अभी हम लोग गांव की अच्छाइयों की बात कर। लेस पोल्यूशन, वो तो हो गया। और क्या बताया था मैंने? चीप होती है चीजें गांव देहातों में, पॉपुलेशन कम है, लेस क्राइम रेट। समझे बात को? तो ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आप कंपेयर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट अच्छा है, समझे बात को? बेटर क्वालिटी ऑफ एयर, कार्बन एमिशन कम होता है, कार्बन एमिशन कम है, एक्सटर्नल कॉस्ट कम है। तो ये सारी वो बातें हैं जो आप अपने बेनिफिट्स के अंदर जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई। पानी वगैरह सब साफ होता है, गाँव में पानी कहाँ साफ होता है? ठीक है भाई, तो ये आपके पास जो है ना वो सारे पॉइंटर्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इन 2020, इन 2020, बस बेटा बस बस, कमर में दर्द हो जाएगा, बस करो। In 2020, Singapore experienced a decrease in both its population size and its labor force. 2020 was a year of great change in the number of Singaporean markets. Some moved from disequilibrium to oh, ये क्वेश्चन था यार जिसने बड़ा आप लोगों को तंग किया हुआ था, और आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा मसले में थे इसके अंदर। Some moved from disequilibrium to equilibrium. Despite all these changes, Singapore managed to increase its export of goods and services. Identify two benefits of a decrease in country's population size. बेटा जब पॉपुलेशन साइज कम होता है तो उससे कई बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो डिपेंडेंसी कम होता है,
सेकंड पोल्यूशन वगैरह कम होता है, सही है, ये बात आप उसमें बता सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, मॉरल हैजर्ड, सोशल हैजर्ड्स कम होते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ मार्केट मूव्स फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम। देखो, यहाँ पर सप्लाई बढ़ने से डिसइक्विलिब्रियम खत्म नहीं होती, आपको बताना है कि अगर सप्लाई बढ़ाएंगे तो किस सूरत में बढ़ाएंगे, और डिमांड में चेंज आएगा तो किस सूरत में चेंज आएगा। पहले डिफाइन करें व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a position of rest where demand and supply are both equal. Disequilibrium is a point where demand and supply are not equal, resulting in shortage or surplus. Shortage का मतलब demand is greater than supply, surplus का मतलब supply is greater than demand. If an economy wants to move from disequilibrium position to equilibrium, in case of shortage, government has to increase price level, due to which demand will contract and supply will extend. And in case of surplus, government has to decrease price level, due to which supply will fall and demand will extend. समझ गए बात? बेटा प्राइस फैक्टर्स के अलावा क्या लिखेंगे आप? सप्लाई, शॉर्टेज के अंदर सप्लाई बढ़ा तो ठीक है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुश्किल क्यों करना चाहिए। जो आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, आप लोग उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहे। हाँ जी रहा बेटा, डिसइक्विलिब्रियम क्या हो, यही है, ऐसा ही है, या तो शॉर्टेज होगा या सरप्लस होगा, यही कहानी होगी, सही है। शॉर्टेज का मतलब क्या है, यानी कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, प्राइसेस को बढ़ा दूं, सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, क्या करूं, प्राइसेस को। जब प्राइस बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सप्लाई क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वापस दोनों एक्स पे मिल जाएंगे आपकी। सेम इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सरप्लस की, सरप्लस का मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या मतलब, गवर्नमेंट क्या, मार्केट फोर्सेस को क्या करना चाहिए, प्राइसेस। जब प्राइसेस कम करेंगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, दोनों ऊपर की तरफ मिलेंगे एक्स के ऊपर, वापस आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ रहे हैं। समझते हैं बात को। ये पॉइंट मेजॉरिटी ने गलत किया हुआ था यार, तो ये भाई जरा ख्याल करें इसका। Analyze using production possibility curve diagram the effect of a decrease in the size of a country's labor force of its economy. बेटा आपकी लेबर फोर्स कम हुई है तो इसकी जरा डायग्राम को देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम वैसे मेजॉरिटी ने ठीक बनाई थी। 8 मार्क में कोई भी ऐसे नहीं पूछा रहेगा, 8 मार्क में नहीं पूछता बेटा, नहीं मतलब कोई भी इसमें आपको बोलना है वैसे ही बनाने के लिए खुद बनाओ, लेकिन वो पूछता है। तो ये बेटा आपका इनिशियल बीपीसी आ गया ए बी, सही है। इसके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास जब पॉपुलेशन गिरेगी, पॉपुलेशन गिरने का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल गिर रहा है, आपकी वर्कफोर्स कम हो रही है, तो वो ऐसा ए बी से किस तरफ आ जाएगा, बस ये करना है आप। और 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के, तो आपको 4 मार्क हो, 6 मार्क मिलेंगे। डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विल बेनिफिट इन इकोनॉमी। बेटा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने बताने, क्या क्या बताएंगे भाई। पॉजिटिव में क्या आ सकता है, जीडीपी इंक्रीज होगा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगी, आपका बीओपी या फिर बीओटी, वैसे तो बेहतर है कि आप बीओटी की बात करें क्योंकि एक्सपोर्ट्स की बात करें ना, तो आपका बीओटी जो है वो पॉजिटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया बेटा, लिख दिया सामने। और बताओ, एम्प्लॉयमेंट आएगी, है कि नहीं, आपका एडी बढ़ेगा, आपका एसओएल बढ़ेगा। बेटा 6 पॉइंट बता दिए, कोई से भी 3 लिख लो। हाँ, प्राइसेस कैसे कम होगी, सप्लाई की बात कहाँ हो रही है यहाँ, तो एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, अगर आपका एक्स बढ़ता है तो एडी तो बढ़ रहा है, तो प्राइसेस क्या होनी चाहिए, तो प्राइस कम कैसे हो। तो बेटा ये ड्रॉबैक आ गया ना आपका, इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक बेटा, एप्रिसिएशन जब होगी तो उससे फर्दर आगे जाके आपके एक्सपोर्ट्स फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा भाई, प्रोटेक्शन, दूसरी कंपनी की प्रोटेक्शन, वो तो सरप्लस तो शुरू में चला गया ना बेनिफिट का, और दूसरी कंट्री में प्रोटेक्शन क्यों लग सकता है,
दूसरी कंट्री में हाँ हो सकता है कि अगर आप एक्सपोर्ट पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए और वहां पर अगर कोई फड्डा वड्डा हो गया तो फिर आप तो फंस जाएंगे जी। स्कार्सिटी जबरदस्त, ये भी ड्रॉबैक आ गया। पोल्यूशन, जाहिर सी बात है अगर आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे, एक्सपोर्ट करने के चक्कर में मच नहीं होएगा। अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो लोकली लोकल पूरा नहीं हो पाएगा बेटा। लोकल लोकल नीड कौन पूरी करेगा? ये कौन पूरी करेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा दिया ना बेटा, वो क्या ना डिपेंडेंसी के अंदर ही आ जाएगी वो बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम कौन सी बना सकते हैं? इंक्रीज वाली। आप उसके अंदर प्रॉब्लम बताओ, समझते हैं बात को? क्लियर है कहानी? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? सर ये वापसी करवा दें सर मेरे नाम से, छोड़ो उसको ना बेटा, आप क्या वापसी करवा दूं? लास्ट पार्टी बेटा, आपको सिर्फ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं एक्सपोर्ट्स के। आप बेनिफिट्स के अंदर कोई सी भी 3 बातें बता दो। देखो एक्सपोर्ट आपके एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो उससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, जीडीपी बढ़ता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह आ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो सिंपल से वही बेनिफिट्स है ना जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाउएवर जब एडी बढ़ेगा तो उससे महंगाई आने का डर है। हो सकता है कि आपकी लोकल नीड पूरी ना हो रही हो और हम सारा माल बाहर एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारे लोकल बंदे फेस करेंगे। अच्छा, डिपेंडेंसी, अगर मैं एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, मेरा जीडीपी मेजोरिटी एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो बेटा कल को अगर हल्का सा भी फटा पड़ता है तो मैं तो गया। समझे आप? तो कोई से भी तीन तीन आपने बेनिफिट्स एंड 3 ड्रॉबैक्स आपने बताने। क्लियर है? समझ में आ गई है बेटा बात? सारी चीजें, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? अच्छा, कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी 6 to 7 ऑनलाइन, आप लोगों की ऑनलाइन। ठीक है, कल 6 to 7 आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। बेटा हाईएस्ट